अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा यहाँ टॉपिक जो है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो बच्चों, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होते हैं और ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब आप देखें बच्चे, आप ऑब्ज़र्व करें, अगर एक यहाँ पर एक बिल्डिंग है या कोई टावर है और इस पोजीशन से टावर के यहाँ पर कोई पर्सन फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से ऑब्ज़र्व कर रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसकी ऑब्जर्वेशन से यहाँ नीचे खड़ा होके ये जो ऊपर की तरफ ऑब्जर्व करेगा, टॉप ऑफ द टावर पे देखेगा, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो नीचे ग्राउंड की लाइन है, इसको आप हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। और ये जो जिस लाइन पर ऑब्जर्व कर रहा है इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो इस तरह से जो आपके पास एंगल बनता है हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के दरमियान, ये एंगल आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। इस तरह एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपके पास होगा एंगल बिटवीन line of sight and horizontal line। जब भी कोई पर्सन नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसकी हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसी तरह हम दूसरा कंसीडर करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बच्चों, अगर कोई पर्सन यहाँ ऊपर किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई टॉप ऑफ द टावर है या बिल्डिंग है, उसकी टॉप पे यहाँ पे अगर आप खड़े हैं और नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि ग्राउंड पे किसी पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हैं, तो अब आपकी ये हॉरिजेंटल लाइन है। ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है। तो इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल बनेगा वो आपके पास यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यानी कि जब भी कोई पर्सन ऊपर से किसी बिल्डिंग के टॉप से नीचे ग्राउंड पे ऑब्जर्व करेगा तो अब उसका हॉरिजेंटल ये होगा, हॉरिजेंटल लाइन या ग्राउंड उसका अब ये है। जो ग्राउंड होता है बेसिकली वो आपका हॉरिजेंटल लाइन होती है। तो अब उसका ये ग्राउंड है तो ये हॉरिजेंटल लाइन होगी। ऑफ लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि वो इस तरह से देख रहा है, इस लाइन के अकॉर्डिंग वो देख रहा है इस सिमत में। तो इसका मतलब हुआ कि हॉरिजेंटल लाइन, अब जो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ द साइट के दरमियान एंगल बन रहा है वो चूंकि इस तरह से है वो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के दरमियान बनेगा। लेकिन इसमें और एंगल ऑफ एलिवेशन में बच्चों ये फ़र्क है कि वो नीचे से एक बंदा टॉप ऑफ द टावर पे ऑब्जर्व कर रहा है, जबकि ये बंदा ऊपर खड़ा नीचे किसी ग्राउंड के पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहा है। अब हमने इस एक्सरसाइज में बच्चों आपने याद रखना है जो 6.5 है, इस एक्सरसाइज में हमें स्टेटमेंट्स दी हुई होंगी। उन स्टेटमेंट से आपने जो काम करना है वो ये है कि हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, उनसे हमने ट्राइंगल शेप बनानी है गिवन और इंफॉर्मेशन से, और फिर हमने उसकी ट्राइंगल के मुताबिक जो साइड
या एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। वही पैथागोरियन थ्योरम और पीछे सम ऑफ द एंगल्स वाला फार्मूला लगा के हम देखेंगे कि जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब इसमें बच्चों आपसे ये कहा गया है कि एक ट्री है आपके पास, जैसे मैंने यहाँ वाई जी सपोज किया है कि ये ट्री है और ये इसकी हाइट है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। किसी पॉइंट ग्राउंड पे, किसी पॉइंट एक्स से टॉप ऑफ द ट्री, ये आपका टॉप है इसका ट्री का, तो टॉप ऑफ द ट्री के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड से, वो आपको 30 डिग्री दिया गया है और आपसे हाइट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर मैंने इसका की थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखी है जो आपने इसके सोल्यूशन में ऐड करनी है। जैसे लेट वाई जी बी आर ट्री, एज इज़ द हाइट ऑफ द ट्री एंड एंगल एक्स इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो अब चूँकि बच्चों मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है और इन्फॉर्मेशन मुझे सिर्फ ये दी गई है कि एक ट्री से किसी पॉइंट x तक 20 मीटर डिस्टेंस पर कोई x पॉइंट है, बस ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और एज निकालना है। तो यहाँ पर मैं बच्चों tan एंगल x फाइंड ले रही हूँ जो कि आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ आपने याद रखना, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा था कि बाज़ दफ़ा हम अननोन साइड फाइंड आउट करने के लिए टिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने tan क्यों लिया, साइन एंगल x या कॉज एंगल x क्यों नहीं लिया, तो ये मैं यहाँ आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे साइन आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ये है, और यहाँ कॉज आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो पहला पॉइंट तो ये है कि मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो मुझे परपेंडिकुलर चूँकि फाइंड आउट करना है तो मुझे फिर ऐसा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होगा। पहली तो ये बात है। अब चूँकि आपके कॉज में परपेंडिकुलर इन्वॉल्व नहीं है तो मैं ये तो नहीं ले सकती। अब साइन और tan रह गए, तो इनमें से मैंने tan को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि साइन में हाइपोटेन्यूज भी हमारे लिए अननोन है, ये भी मालूम नहीं है, परपेंडिकुलर भी मालूम नहीं है, तो फिर हम ये नहीं लगा सकते थे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो परपेंडिकुलर को हमने हाइट ली है जो कि आपने फाइंड आउट करनी है और बेस आपको 20 मीटर दी हुई है और tan एंगल x 30 डिग्री है। इस तरह से हम एक अननोन वैल्यू को इससे फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह ये एज आपके पास ये 20 उधर मल्टीप्लाई होने से tan 30 की वैल्यू बच्चों आपको पता है टेबल से 1/√3 होती है। तो इसको लगाने से हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय √3, ये कैलकुलेटर पे करने से आपके पास 11.55 आ जाएगा, जिसको बच्चों आप हाइट इज इक्वल टू 11.55 मीटर भी लिख सकते हैं। और ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यही हमारी हाइट ऑफ द ट्री थी जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। अब ये ट्रायंगल हमें मज़ीद सॉल्व नहीं करनी क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन में कहा गया था कि हाइट ऑफ द ट्री या परपेंडिकुलर अपनी ट्रायंगल में फाइंड आउट करें, तो वो हमने कर लिया है। अब हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं जो कि आपको ये दिया गया है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, द हाइट ऑफ द शैडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल। यहाँ पर बच्चों आपको एक पोल देखें दिया गया है जिसको मैंने BC लिया है, ये आपका पोल है और हाइट ऑफ द पोल हमें क्वेश्चन में 10 मीटर दी गई है, जबकि कहा गया कि उसका जो शैडो है, अगर आपका सन यहाँ पर है तो ऑफ कोर्स शैडो इस तरफ बन रहा है, जो शैडो है ये 10√3 मीटर है जो कि इस साइड पे बन रहा है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन, और सन के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि अगर आप यहाँ से खड़े होकर ऑब्जर्व ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास बन रहा है, आपने
इस क्वेश्चन के अंदर वही एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है जो कि एंगल ए है, और इसको आप थीटा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ सपोज की है वो है लेट बी सी इज़ अ पोल एंड ए बी इट्स शैडो एंड एंगल ए इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपने बच्चों यहाँ फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है एंगल ए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी बच्चों में पीछे वाले क्वेश्चन की तरह टैन एंगल ए लगा रही हूँ जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, और यहाँ परपेंडिकुलर भी मुझे गिवन है जो कि 10 है, और बेस जिसको हम शेडो ऑफ दी पोल कह रहे हैं वो आपके पास 10√3 है, वो भी गिवन है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 रह जाएगा, और यहाँ से 10 एंगल ए। तो इसको बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, दो मेथड है। एक तो अगर आप टेबल से देखेंगे तो आपके पास टैन एंगल, ये मतलब आपने टेबल से ये देखना है कि किस एंगल के ऊपर आपके पास ये वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हमारे पास 30 डिग्री के ऊपर होती है 1/√3। इस तरह से जो आपका एंगल ए है वो 30 डिग्री है। और दूसरा इसका ये मेथड था कि अगर हम एंगल ए को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर tan इनवर्स 1/√3 करेंगे तो इससे भी 30 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से ये एंगल आपने इस ट्रायंगल के अंदर, यहाँ जो ट्रायंगल बनाई है उसके अंदर ये एंगल अननोन था जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन था, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखो, 3 क्वेश्चन नंबर में आपको जो स्टेटमेंट दी गई है वो ये है, द विंडो ऑफ द रूम इज़ द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक रूम की विंडो है जो कि इक्विलेटरल शेप्ड है। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 1.6 सेंटीमीटर। मतलब ये कि हर लाइन लेंथ जो है वो 1.6 दी गई है, क्योंकि ये बच्चों आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, और एक विंडो इस शेप में दी गई है किसी हाउस के अंदर, तो उसकी शेप, उसकी सारी साइड्स 1.6 सेंटीमीटर है। और आपने फाइंड दी हाइट ऑफ द विंडो फाइंड आउट करनी है। तो हाइट को मैंने सी डी से रिप्रेजेंट किया। आपको पता है कि हाइट ऑफ द ट्रायंगल, इस टाइप की ट्रायंगल की हाइट आप इस ऑल्टीट्यूड से फाइंड आउट करते हो। इसको हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन नीचे आ रही है। तो यहाँ हमने लिखा कि लेट ए बी सी बी दी इक्विलेटरल शेप्ड विंडो एंड सी डी बी दी ऑल्टीट्यूड, या ये आपके पास परपेंडिकुलर है। तो यहाँ आपने फाइंड एज करना है। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास चूँकि ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं थी, हमने ऑल्टीट्यूड से 2 राइट ट्राइंगल्स बना लिए हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हम एक राइट ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप एक ट्राइंगल कंसीडर करें राइट ट्राइंगल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राइंगल ADC। मैंने ये वाली ट्राइंगल बच्चों कंसीडर की है क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है। तो आप बेशक ADC ले लें या CDB ले लें, दोनों ले सकते हैं आप। तो ये मैंने ले लिया। अब बच्चों मुझे हाइट निकालनी है और एंगल भी गिवन नहीं है, सिर्फ एक ये साइड दी हुई है। यहाँ पर आपने एक और बात बच्चों याद रखनी है कि हमें जब भी 2 साइड्स दी जाएं, 2 साइड्स दी गई हों और थर्ड अननोन हो तो हम पैथागोरियन लगाते हैं। तो मेरे पास ये वाली साइड है, ये कहाँ से आएगी? मैं ये जो पूरी आपके पास साइड है बच्चों देखें, ये जो AB साइड है आपके पास ये 1.6 मीटर है, और जो AD है वो हाफ ऑफ द AB है। AB का हाफ है क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड या जो परपेंडिकुलर है वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये जो ऊपर से आने वाली लाइन है ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसलिए AB जो होगा आपके पास टोटल, आप ये भी कह सकते हो AB AD प्लस DB है, दोनों का सम है। तो इस तरह से AD सिर्फ इतना डिस्टेंस जो है वो मेरा इस डिस्टेंस को हाफ करने से आ जाएगा। इस तरह से जो आपके पास यहाँ 1.6 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों 0.8 आपके पास आ जाएगा। अब मैं इसको पैथागोरियन थ्योरम से करूँगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये साइड भी मौजूद है जिसको मैं हाइपोटेन्यूज कह रही हूँ, ये बेस भी मौजूद है और एज यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। तो मैं पैथागोरियन लगाऊंगी बाय पैथागोरियन थ्योरम। आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस तरह से हाइपोटेन्यूज मेरे पास h है, बेस मेरे पास 0.8 का स्क्वायर बन जाएगा, जबकि आपके पास जो परपेंडिकुलर है हमारे पास h था, और हाइपोटेन्यूज जो है बच्चों वो 1.6 था, उसका स्क्वायर था। ये ठीक कर लें, यहाँ से ये 1.6 था हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये है। इसी तरह अगर आप 1.6 का स्क्वायर, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ 0.8 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट करना है h, तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा। ये उस तरफ ले जाएं, इधर h स्क्वायर, इसको इन दोनों का आप स्क्वायर लेके अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास 1.38 आ जाएगा h, यानी कि यहाँ से बेसिकली h स्क्वायर जो है वो आपके पास 1.92 आ रहा था, और फिर मैंने स्क्वायर रूट लिया है इसका। स्क्वायर रूट लेने से h की वैल्यू 1.3 आ गई, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हाइट है आपके पास विंडो की 1.38 मीटर है। तो बस ये इतना ही करना था, क्योंकि ये आपने सिर्फ इसकी हाइट निकालनी थी, जो कि आपने पैथागोरियन से फाइंड आउट कर ली। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, द हाइट ऑफ अ स्लाइड in a children park is 5 meter. A girl sliding at the top of the slide observed that the angle of the depression at its bottom is 30 degree. Find the length of the slide. तो बच्चों ये आपके पास एक स्लाइड है, इस तरह से ये आपके पास स्लाइड है, और ये उसकी हाइट है, हाइट ऑफ द स्लाइड है। हाइट ऑफ द स्लाइड में आपको ये 5 मीटर दी गई है। इसमें ये बच्चे स्लाइड है, अगर यहाँ पर एक गर्ल है और वो नीचे ऑब्जर्व कर रही है इस तरह से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा 30 डिग्री बन रहा है। ये आपको गिवन था कि वो स्लाइड के टॉप से ऑब्जर्व कर रही है, तो ये उसका ग्राउंड है और ये लाइन ऑफ साइट है, 30 डिग्री बन गया। हाइट ऑफ द स्लाइड आपको 5 मीटर दी गई है। अब हमने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ दी, अगर ये मैं लेंथ ले लूँ तो लेंथ ऑफ द स्लाइड की स्लाइड कितनी लंबी है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये निकालने के लिए सबसे पहले तो आपने जो एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया है ये आपने याद रखना है कि ये यहाँ 30 डिग्री होगा। अगर वहाँ 30 है तो ये यहाँ, ये इसलिए 30 है कि यहाँ मैंने बताया एज ऑल्टरनेट एंगल ऑफ दी पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ये आपके पास पैरेलल लाइंस हैं दो जिनके ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, इसलिए इस एंगल को हम यहाँ नीचे ले लेंगे। अब आप अगर यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ें तो ए सी बी द स्लाइड एंड बी सी इज़ द हाइट ऑफ द स्लाइड एंड एंगल एक्स सी ए, यानी एक्स सी ए जो है वो 30 डिग्री आपको दिया गया जो कि एंगल ऑफ द डिप्रेशन है, और ये आपके पास 30 डिग्री है, और ये ऑल्टरनेट एंगल चूँकि इक्वल होते हैं तो ये आपके पास एंगल ए के इक्वल होगा जो कि 30 डिग्री। और फाइंड आपने ए सी यानी कि लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड आउट करनी है, ये हाइट ऑफ द स्लाइड है। तो इसको हम इस तरह से बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं कि मुझे अब यहाँ पर फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है, लेकिन कौन सी लेनी है जिसमें अब आपके पास ये परपेंडिकुलर है, आपने याद रखना है ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो मुझे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो रहे हों, बेस की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी साइन एंगल ए जो कि आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ चूँकि आपको बच्चों परपेंडिकुलर आपको 5 मीटर दिया गया है और हाइपोटेन्यूज एल है जो कि आपने फाइंड आउट करना है, और एंगल आपको गिवन है एंगल ए 30 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारे पास एक अननोन साइड एल रह गई है जो कि आ जाएगी, अगर हम एल को इधर ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो साइन इधर आ जाएगा साइन 30 डिग्री। इस तरह से ये 5 साइन 30 डिग्री, टेबल से आपको बच्चों पता है 1/2 होता है, तो या आप डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री भी लिख सकते थे, और इस तरह से 5 डिवाइडेड बाय 1/2
और 5 इंटू 2 आ जाएगा जो कि 10 है। एल आपके पास 10 मीटर इसकी लेंथ ऑफ द स्लाइड आ गई है। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। 5 का भी डाटा मैंने लिखा है, ये आप देखें ज़रा स्टेटमेंट क्या है। 2 पिलर्स ऑफ द इक्वल हाइट स्टैंड ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड वे विच इज़ 120 मीटर वाइड। बच्चों ये आपको एक रोड वे दी गई है, मैंने यहाँ ऊपर लिखा है रोड वे दी गई है, जिसके ऊपर ये 2 पिलर हैं, एक ये पिलर है और एक ये पिलर है। 2 पिलर दिए गए हैं, ये दोनों सेम हाइट के, मैंने इनको एज से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। अब उसने ये कहा क्वेश्चन के अंदर कि आपकी जो रोड वे है इसके अंदर कोई पॉइंट है, पॉइंट हमें नहीं पता किस पोजीशन पे है, हमने इसको यहाँ लगा दिया। ऐसा पॉइंट है कि अगर वहाँ से आप टॉप ऑफ द पिलर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं एक साइड पे और फिर दूसरी तरफ से, तो एक तरफ देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, जबकि दूसरी तरफ आप देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये बच्चों चूँकि हाइट सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंगल भी सेम बनाएंगे, क्योंकि इस डिस्टेंस में फ़र्क है। ये डिस्टेंस सेंटर में नहीं है बल्कि ये किसी के करीब होगा और किसी पिलर से दूर होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक 30 डिग्री एंगल बन रहा है और एक 60 एंगल बन रहा है। और अगर हम इसमें देखें तो फाइंड द ईच ऑफ द हाइट ऑफ द ईच पिलर। क्वेश्चन में यह है कि आपने पिलर की हाइट फाइंड आउट करनी है दोनों की। तो यहाँ पर हमने ये थोड़ा डाटा लिखा है, इसको देखें। लेट ए सी बी दी रोड वे, ये रोड वे है और इसकी विड्थ बच्चों ए सी जो आपको रोड वे दी गई है इसकी विड्थ भी आपको क्वेश्चन में गिवन है जो कि यहाँ से यहाँ तक है और वो 120 मीटर है, ये विड्थ इसकी दी गई है। बी दी रोड वे एंड बी एनी पॉइंट ऑन द रोड। लेट्स सपोज ए एम एंड ए एम टू रिप्रेजेंट 2 पिलर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। दोनों एक इस तरफ है रोड के और एक इस तरफ है पिलर जो कि हमें स्टेटमेंट में दिए गए थे। Represent the pillar either side of the roadway where as AC is the width of the roadway। so ये आपको given था कि 120 मीटर है। Let age is the height of the both pillar which is same। और age आपके पास height है दोनों pillars की जो कि same है और यही height बच्चों आपने find out करनी है। तो इस height को find out करने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है और किस तरह से यूज़ करना है। तो ये हाइट के लिए बच्चों सबसे पहले आप यहाँ आएँ, चूँकि मुझे बेस दी गई है ये 120 और ये भी नहीं पता कि बी किस पॉइंट पे है, तो इसका मतलब है कि मुझे ए भी नहीं पता और बी सी भी नहीं पता। तो सबसे पहले तो हमने ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी फाइंड, सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है ए बी और बी सी। तो ए बी जो मेरे पास अननोन है ये फाइंड आउट करना है और बी सी फाइंड आउट करना है। ये बच्चों मुझे पहले दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब ये आएंगे तो मेरे पास ये वाली साइड्स आ जाएंगी। इस तरह मैं टैन लगा के दोनों फिगर्स के ऊपर फाइंड आउट कर लूँगी। तो सबसे पहले हम इन फिगर्स को जैसे मैं सबसे पहले ए बी एम 1 ट्रायंगल कंसीडर करती हूँ, तो आप ट्रायंगल ए बी एम 1 कंसीडर करें। इसके अंदर इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास tan 60 डिग्री जो आ रहा है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर ए बी। इसको बच्चों आप फिगर से देखें, यहाँ पर मैंने ये वाली ट्रायंगल अभी कंसीडर की है ये वाली। तो इसमें ए एम 1 बी में tan जो आपके पास बन रहा है tan 60 डिग्री वो अपने परपेंडिकुलर यानी h ओवर ए बी के इक्वल है और ये मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ से आपको ए बी की वैल्यू मिल रही है जो कि h ओवर, अब आपके पास tan 60 डिग्री जो होता है टेबल में वो √3 होता है, तो यहाँ √3 आ जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा और ये यहाँ चला गया। इस तरह से ये आपके पास आ गया, इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं। अब मैं दूसरी ट्रायंगल कंसीडर करूँगी, ट्रायंगल BM2C।
अब बच्चों ये जो दूसरी ट्राइंगल है इसको अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो इसमें tan 30 डिग्री, यहाँ से जो मैं बनाऊंगी tan 30 डिग्री, तो ये आपके पास होगा फिर परपेंडिकुलर जो कि एच है डिवाइडेड बाय बी सी, ये वाली इसकी बेस होगी। तो इस तरह से आपके पास यहाँ जो tan एंगल बी था या 30 डिग्री जो था ये आपके पास आ जाएगा एच ओवर बी सी, ये मैंने आपको बताया। और tan 30 डिग्री बच्चों इसकी वैल्यू टेबल पे 1/√3 होती है। तो अगर हम इसको डालेंगे तो इससे हमारे पास 1/√3 इज इक्वल्स टू एच ओवर बी सी बन जाएगा। इस तरह से यहाँ आपके पास बी सी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये वहाँ ले जाएं और h√3 ये आ जाएगी, ये आपके पास इसकी सेकेंड वैल्यू आ जाएगी। आगे सॉल्व करने के लिए ये जो हमने इक्वेशंस निकाली हैं 1, इसमें बी सी की वैल्यू है और ये यहाँ पर आप ए बी की वैल्यू निकाली है आपने h/√3। ये दो वैल्यूज़ हैं जो मैंने आपसे कहा था कि हमने पहले फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे पास ए सी जो है वो सम ऑफ ए बी और बी सी हैं। तो इस तरह अब हम इसको बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पास जो फिगर टोटल फिगर का ए सी है वो इक्वल है ए बी प्लस बी सी। अगर आप इसको यहाँ फिगर से देखें तो आपका जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी है, इन दोनों का सम है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। और यहाँ पर आप ए बी और बी सी की वैल्यू डाल दें और ए सी भी आपको गिवन है, ये हमारे पास गिवन था। और ये हमारे पास विड्थ ऑफ दी रोड वे थी जो कि 120 थी, जबकि जो हमने ए और बी की वैल्यूज़ निकाली हैं तो ए बी की वैल्यू यहाँ आप लिख लें फ्रॉम 1 and 2, ये 1 और 2 से हमने निकाली हैं, जो कि हमारे पास थी ए बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों थी h/√3, जबकि आपके पास बी सी की वैल्यू थी h/√3, ये थी। ये दोनों वैल्यूज़ अब हम यहाँ डालते हैं तो हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी वो h/√3 है और बी सी की h/√3 है। अब हमारे पास ये एक ऐसी क्वेश्चन आ गई है जिसमें h आ गया और हमने यही फाइंड आउट करना था। तो आप यहाँ पर बच्चों इसको इस तरह से कर सकते हो कि मुझे यहाँ एलसीएम लेना है। तो एलसीएम का मैंने आपको रूल बताया था कि डिनोमिनेटर सेम कर दें। ये डिनोमिनेटर में √3 है तो हम यहाँ पे भी √3 बनाना चाहते हैं, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे √3 से। इस तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर इस साइड का सेम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, √3 को जब भी आप √3 से मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से तो वो स्क्वायर बना के रूट कैंसल आउट करके बाहर आ जाता है। इस तरह से ऊपर आपके पास 3h जबकि नीचे √3 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम होने से ये बच्चों एलसीएम आ गया और h प्लस 3h एज इट इज़ आ गया 120। इस तरह से ये 4h और इसको वैल्यू को आप उधर मूव करवा लें √3 और h जो है वो आपके पास हाइट और थी और हाइट आपके पास आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 4। इस सारे को आप कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व कर लें इसको तो ये आपके पास इस तरह से एज जो है वो 52 मीटर्स आ जाएगा, जो कि हाइट ऑफ द पिलर थी हमारे पास। दोनों पिलर्स चूँकि सेम हाइट के थे तो वो 52 मीटर की हाइट के हैं, ये आ गया। और जो पोजीशन उसने आपसे पूछी थी कि पोजीशन क्या होगी, तो ये आप इस फिगर के अंदर देखें वो पोजीशन बी बनती है। बी वो पोजीशन है जो कि रिक्वायर्ड पोजीशन थी। इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हो बी इज़ दी रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ रोडवे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपका ख़त्म हो गया। टेक केयर।